क्या हो अगर किसी दिन आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आए और उसके बाद से ही आपकी अच्छी खासी चल रही जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाए। ये कहानी है एक ऐसे ही अय्याश किस्म के अमीरजादे की जिसके पिता अपने यादों के तौर पे उसके नाम पे काफी सारी अपनी दौलत छोड़ गए हैं। इस अमीरजादे का नाम डेविड है। एक सुबह बार बार अलार्म के शोर मचाने के बाद डेविड अपने बिस्तर से उठता है। वो अच्छे तरीके से तैयार होकर अपनी महंगी गाड़ी से अपनी शहर के सड़कों पे निकलता है, लेकिन वो पाता है कि शहर की सड़कें और गलियां दोनों खाली हैं। डेविड ये सब देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो उन खाली सड़कों पे भागने लगता है, शोर मचाने लगता है। इतने में ही डेविड की आंख अपने ही बिस्तर पे दोबारा से खुलती है और डेविड सोचता है कि ये तो महज एक छोटा सा अजीब सपना था। इस बार इस बिस्तर में डेविड बस अकेला नहीं था, उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। डेविड की गर्लफ्रेंड का नाम जूली है, जो कि एक वहाँ की फेमस मॉडल भी है। किसी भी फेमस लड़की को डेट करना डेविड के लिए काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि वो एक रईस ज्यादा है। डेविड के पिता अपने सदी के महान लेखक थे, जो कि अपने मौत के बाद अपने करोड़ों की संपत्ति अपने बेटे डेविड के नाम छोड़ गए हैं। और साथ ही डेविड के पिता अपनी ही कंपनी में एक ऐसा एग्जीक्यूटिव बोर्ड बना के गए हैं जिसके अंदर 7 मेंबर्स हैं, और इन 7 में से कोई सा भी डेविड की बाल भर भी इज्जत नहीं करता, क्योंकि इन 7 को पता है कि डेविड एक इंसान के भेष में चलता फिरता लापरवाही और अय्यासी का पुतला है, जिसे बस ये सारी संपत्ति इसलिए मिल गई है क्योंकि ये एक फेमस लेखक का बेटा है। ये बात डेविड को भी पता है कि इन 7 बोर्ड मेंबर्स में से उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता। डेविड इन 7 बोर्ड मेंबर्स को प्यार से 7 बोने बुलाता है, क्योंकि कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले डेविड की भी उसमें रजामंदी होनी चाहिए। दरअसल इस कंपनी का ज्यादातर शेयर डेविड के हाथ में है। डेविड के हाथ में इस कंपनी का 51% शेयर है और बाकी के 49% इन बाकी के 7 मेंबर्स के हाथ में है। यही एक मेन कारण है कि ये 7 बोर्ड मेंबर्स ना चाहते हुए भी डेविड के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। डेविड के मन में इन 7 बोर्ड मेंबर्स को लेके काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी है। डेविड को ऐसा लगता है कि ये 7 बोर्ड मेंबर्स उसे अपने रास्ते से हटा के कंपनी को पूरी तरीके से हथियाने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए डेविड ने अपने पिता के खास वकील को अपने लिए हायर कर रखा है। इस वकील का नाम थॉमस है। ये था कहानी का फ्लैशबैक। अब कहानी अपने प्रेजेंट टाइम में आती है। हमें दिखाया जाता है कि डेविड जेल में है। डेविड के ऊपर किसी लड़की के मर्डर करने के चार्जेस लगे हुए हैं। उस लड़की का नाम सोफिया है। डेविड ने अपने चेहरे पे एक मास्क पहन रखा है। इसकी वजह हमें आगे पता चलेगी। इस जेल के अंदर डेविड से एक आदमी पूछताछ कर रहा है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है। इस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मैकेब, जो कि एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर है। डॉक्टर मैकेब डेविड से कहते हैं आज से ठीक 4 हफ्ते बाद कोर्ट उसे सजा सुनाने वाली है, और वो सजा डॉक्टर की लिखी रिपोर्ट पे ही निर्भर करेगी, इसीलिए जो भी सच है वो उसे बता दे। लेकिन डेविड जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। डेविड को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिरकार उसे कौन फंसाना चाहता है। डॉक्टर मैकेब डेविड से कहते हैं कि चलो तुम अपनी पूरी कहानी मुझे शुरू से बताओ। डेविड डॉक्टर को बताता है कि उसके पिता, जिनकी किताब एक बेस्ट सेलर रही है, उनकी मौत आज से 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। वो कंपनी में 7 बोर्ड मेंबर्स को छोड़ गए हैं और इस साजिश के पीछे उनका ही हाथ हो सकता है, क्योंकि डेविड के जेल जाते ही वो कंपनी पूरी तरीके से उनके हाथों में चली जाएगी। लेकिन उन दिनों डेविड इन बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। उसे बस एक ही चीज से मतलब था, अय्याशी करने और पार्टी करने से। डेविड हर दूसरे दिन ही बहुत महंगी महंगी पार्टीज किया करता था। आप इस बात का अंदाजा बस यही देख के लगा सकते हैं कि उस जमाने में भी होलोग्राम नाम की नैनो म्यूजिक टेक्नोलॉजी डेविड की पार्टीज में हुआ करती थी। एक बार ऐसे ही जब डेविड खुद की बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहा होता है, तो डेविड का दोस्त ब्रायन खुद के साथ एक लड़की लेकर आता है जिसका नाम सोफिया होता है। डेविड को सोफिया पहली नजर में ही पसंद आ जाती है, लेकिन वहाँ पे डेविड की पहली गर्लफ्रेंड जूली भी मौजूद होती है। डेविड जूली से कहता है हम दोनों बस एक कैजुअल डेटिंग कर रहे हैं, और वैसे भी मैंने तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया नहीं था। और ये कहने के बाद वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। डेविड उस रात पूरी तरीके से अय्याशी में चूर था। एक अय्याश किस्म के आदमी की तरह वो सोफिया के पीछे लगा हुआ था और जूली को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था। ये सब देखने के बाद जूली को बहुत ज्यादा जलन होती है। अगले दिन डेविड जब बाहर से अपने घर जा रहा होता है, तो रास्ते में उसे जूली मिलती है। वो जूली से नाराजगी जताते हुए कहता है कि वो हर जगह उसका पीछा नहीं कर सकती। जूली भी डेविड से अपनी नाराजगी जताती है और फिर प्यार से उसे कहती है अपने साथ चलने के लिए एक लास्ट राइड पे। वो उससे कहती है कि इस राइड के बाद वो उसे उसके ऑफिस छोड़ देगी और आज के बाद कभी भी उसका पीछा नहीं करेगी। डेविड जूली के साथ उसकी कार में बैठ जाता है, लेकिन कुछ दूर आगे जाते ही जूली कार की स्पीड तेज कर देती है और डेविड से ये कन्फेस करती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते। डेविड भी यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए जूली से कह देता है कि ठीक है, आज के बाद मैं सोफिया से कभी भी नहीं मिलूंगा और शादी भी मैं तुमसे ही करूंगा। लेकिन इसके बाद भी उस गाड़ी की रफ्तार धीमी नहीं होती, क्योंकि उस गाड़ी के ब्रेक फेल थे और इसके बाद ही वो गाड़ी जाके एक ब्रिज से नीचे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट के दौरान जूली की मौत हो जाती है और डेविड का फेस सीवियरली डैमेज हो जाता है। डेविड का चेहरा अब इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि डेविड अब कहीं भी आना जाना बंद कर चुका है। डेविड अब अपने ऑफिस भी नहीं जाता, वो सारे मीटिंग्स घर से ही ऑनलाइन करता है। डेविड के चेहरे के साथ साथ डेविड के शरीर का पोस्चर भी बदल चुका था। डेविड अब सही से चल भी नहीं पाता। डेविड को आज
आज भी उन 7 बोर्ड मेंबर्स पे ही शक है कि गाड़ी के ब्रेक उन 7 ने ही फेल करवाए होंगे। डेविड का वकील डेविड से कहता है कि अगर उन 7 बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर डेविड को मेंटली अनस्टेबल घोषित कर दिया तो डेविड का 51% हिस्सा भी उनके हाथ में ही चला जाएगा। इसीलिए डेविड का वकील थॉमसन डेविड को ये सुझाव देता है कि तुम जैसे भी हो ऑफिस आना चालू कर दो और उनको बताओ कि तुम अभी भी ठीक हो। लेकिन डेविड का कॉन्फिडेंस अब पूरी तरीके से मर चुका था। अब वो किसी के भी सामने नहीं जाना चाहता था। डेविड इस बीच अपने चेहरे पे मास्क लगा के सोफिया से मिलने भी जाया करता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सोफिया को फेस कर पाए। उसे ऐसा लगता था कि सोफिया उसका ये चेहरा देख के उसे ठुकरा देगी। उसे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस से लौटना था। वो एक दिन उस शहर के सभी बड़े डॉक्टर्स के साथ अपनी मीटिंग फिक्स करवाता है और वो उनसे कहता है कि वो अपने पुराने चेहरे के लिए हर एक कीमत अदा करने के लिए तैयार है। उनमें से एक डॉक्टर का कहना था कि वो उसके फेस पे प्लास्टिक सर्जरी कर सकते थे, लेकिन डेविड उस टाइम पे कोमा में था और उस दौरान वो मर भी सकता था। और साथ ही डॉक्टर डेविड से ये भी कहते हैं कि मौजूदा समय में साइंस के पास ऐसा कोई इलाज ही नहीं है जिससे डेविड के चेहरे को पहले जैसा बनाया जा सके। डेविड के चेहरे की तमाम हड्डियों को मेटल स्क्रू के थ्रू सेट किया गया है। वो डेविड को अपना चेहरा छुपाने के लिए लेटेक्स का बना एक मास्क देते हैं। पहले तो डेविड उस मास्क को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन आखिरी में वो मास्क लेने के अलावा डेविड के पास और कोई चारा नहीं होता। डेविड अब आखिरकार अकेले रहते रहते तंग आ चुका था और एक दिन वो फैसला लेता है कि वो अब इसी चेहरे के साथ सोफिया से जाकर मिलेगा। वो सोफिया के डांसिंग क्लास में जाता है। सोफिया डेविड को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो उससे कहती है कि वो उससे बहुत दिनों से मिलना चाहती थी, लेकिन इसी बात पे डेविड कहता है वो खुद से ही अपने आप से नहीं मिलना चाहता था। फिर वो सोफिया से ना मिलने के लिए सोफिया से माफी मांगता है और सोफिया भी कुछ देर सोचने के बाद उसे माफ कर देती है। फिर वो सोफिया को अगले दिन ड्रिंक पे इनवाइट करता है। जब डेविड शाम को उस पार्टी में जाता है तो देखता है कि सोफिया फिर से उसके दोस्त ब्रायन के साथ वहाँ पे आई थी। सोफिया डेविड को देख के नाराज होती है और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पे ये मास्क लगा के क्यों आए हो। लेकिन डेविड वहाँ पे आए बहुत से लोगों में बिना मास्क के कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा था। डेविड से उसका दोस्त ब्रायन भी उस मास्क को उतारने के लिए कहता है, लेकिन डेविड उसे मना कर देता है और कहता है तुम लोगों के लिए बोलना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि चेहरा मेरा खराब हुआ है तो ये मर्जी भी मेरी है कि मुझे कहाँ मास्क उतारना चाहिए। डेविड उस रात यहाँ पे बहुत दारू पीता है और जब सोफिया इन्हीं बातों से नाराज होकर अपने घर जा रही होती है तो डेविड उसे मनाने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन सोफिया डेविड की एक नहीं सुनती। डेविड का दोस्त ब्रायन भी डेविड से गुस्सा होता है। वो डेविड से कहता है कि जब तुम ठीक हुए तो तुम सबसे पहले सोफिया से मिलने के लिए गए, मेरे से मिलने तक नहीं आए। ब्रायन भी डेविड पे गुस्सा होता है और डेविड को वहीं छोड़कर चला जाता है। डेविड के सर में दर्द होने लगता है और डेविड वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब डेविड की आंख उसी सड़क के किनारे खुलती है तो वो देखता है उसकी लाइफ काफी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है। सोफिया आके उसे वहां से उठा रही होती है और वो कल रात के किए बर्ताव के लिए माफी चाहती है और वो चाहती है कि डेविड उसके साथ चले। डेविड सोफिया के साथ खड़ा होकर चल देता है, लेकिन ये बात डेविड को भी अजीब लगती है कि आखिरकार एक रात में ही सोफिया के मन में सारी बातें बदल कैसे गई। आखिरकार उसका सारा गुस्सा एक ही रात में गायब कैसे हो गया। यहाँ पे डॉक्टर मेकेप डेविड को रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारे मास्क लगाने के पीछे की कहानी को तो जान गया, लेकिन तुम एली के बारे में क्या जानते हो। क्योंकि डेविड जब रात को जेल में सोता है तो किसी एली का नाम लेता है, इसीलिए वो डॉक्टर मेकेप को बताए कि आखिरकार ये एली है कौन और वो उसकी लाइफ से किस तरीके से जुड़ी हुई है। लेकिन डेविड को इस एली नाम की लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो आज तक अपनी जिंदगी में किसी भी एली नाम की लड़की से नहीं मिला। डेविड अब अपनी कहानी को वापस कंटिन्यू करता है और कहता है कि उस सुबह जब मैं उठा तो सब कुछ ठीक हो चुका था। सोफिया अब उससे और ज्यादा प्यार करती थी। उसी दिन डेविड को अपने डॉक्टर का फोन भी आता है और वो उससे कहता है कि जर्मनी का एक डॉक्टर है जो डेविड के फेस को पहले जैसा कर सकता है। इसके बाद ही डेविड को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और घंटों की ऑपरेशन का प्रोसीजर भी तैयार किया जाता है। ऑपरेशन के विजिटर हॉल में एक आदमी भी मौजूद होता है। इस आदमी को आप याद रखिएगा, इसकी सच्चाई आपको कहानी में आगे पता चलेगी। डेविड का ऑपरेशन अब हो चुका है, लेकिन डेविड अभी भी उस लेटेक्स के मास्क को अपने चेहरे पे लगा के घूमता है। डेविड में अभी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उस मास्क को उतार के वो खुद से नजरें मिला पाए। इसी दौरान सोफिया डेविड के घर आती है और उससे उसका मास्क उतारने के लिए कहती है। डेविड सोफिया से कहता है कि वो मास्क तो उतारना चाहता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। सोफिया डेविड से कहती है उसका चेहरा कैसा भी हो सोफिया को फर्क नहीं पड़ता, वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। सोफिया डेविड को हिम्मत देते हुए उसके चेहरे से मास्क उतारने लगती है। सोफिया उसका चेहरा पहले जैसा देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब दोनों की लाइफ में सब कुछ अच्छा चलने लगा था, बिल्कुल परफेक्ट लव स्टोरी की तरह। ब्रायन की नाराजगी भी अब दूर हो चुकी थी। ब्रायन डेविड को सुझाव देते हुए कहता है कि तुम्हें भी सोफिया के साथ शादी करके अपने जीवन में सेटल हो जाना चाहिए। ब्रायन के साथ यहाँ बातें करने के दौरान डेविड की नजर एक आदमी पे पड़ती है। ये वही आदमी था जो डेविड के ऑपरेशन रूम में भी था। डेविड को ये सब बहुत अजीब लगता है। अब जब डेविड रात को सो रहा होता है तो वो उठ के वॉशरूम की तरफ जाता है और जैसे ही वो जाके अपना चेहरा शीशे में देखता है वो खुद का चेहरा देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। उसका चेहरा पहले की तरह ही खराब हो चुका था। वो ये देख के बहुत जोर से चिल्लाता है। सोफिया भी ये देख के चिल्लाती है, लेकिन इसके बाद ही डेविड की आंख वापस
से खुलती है और वो देखता है कि महज ये तो एक छोटा सा सपना था। वो उड़ के वापस वॉशरूम की तरफ जाता है और अपना चेहरा वहाँ आईने में देखता है और अपने चेहरे को सही सलामत देखने के बाद चैन की सांस लेता है। वो वापस आकर सो जाता है, लेकिन जैसे ही वो ध्यान देता है तो उसके बगल में सोफिया नहीं बल्कि उसकी पहली गर्लफ्रेंड जूली सोई हुई थी। डेविड हैरानी से पूछता है सोफिया कहाँ है और तुम यहाँ पे कैसे आई, लेकिन जूली पागलों की तरह हंस रही होती है। वो जूली को बांध देता है। जूली कहती है कि तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो, सोफिया मैं ही हूँ, मेरा ही नाम सोफिया है। डेविड ये बात सुन के पूरी तरीके से हैरान था। डेविड कहता है मुझे लगता है तुम भी मेरे बोर्ड मेंबर्स के साथ मिली हुई हो, तुम तो कार एक्सीडेंट में मर चुकी थी, तुम्ही ने उन बोर्ड मेंबर्स के साथ मिलकर सोफिया को गायब करवाया है। और फिर वो इसके बाद पुलिस को कॉल कर देता है, लेकिन जब पुलिस आती है तो डेविड को ही लेके जाती है क्योंकि उसने लड़की को बांध रखा था। वो वहाँ से पैसे के दम पे छूट जाता है। डेविड का वकील थॉमस जूली की फोटो दिखाते हुए डेविड से पूछता है कि तुमने सोफिया को क्यों मारा। डेविड इस बात पे हैरान होता है और कहता है मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, और साथ ही ये भी कहता है कि इसका नाम जूली है, ये सोफिया नहीं है। थॉमस कहता है कि यही सोफिया है और तुम सोफिया से की हुई मारपीट के लिए जितनी जल्दी माफी मांग लो उतना ही ठीक रहेगा, वरना ये केस आगे तक चलेगा। डेविड बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जब वो वहाँ से निकल रहा होता है तो उसकी नजर एक आदमी पे पड़ती है जो उससे कहता है कि ये सब दिमाग का खेल है। डेविड ये सुन के घबरा जाता है। इतने में ही डेविड का दोस्त ब्रायन वहाँ पे आ जाता है और डेविड को जोर से धक्का देते हुए कहता है कि तुम इतना ज्यादा गिर कैसे सकते हो कि तुम किसी लड़की पे हाथ उठाओ, सोफिया उसकी भी अच्छी दोस्त थी। डेविड ब्रायन को समझाते हुए कहता है कि वो सोफिया नहीं थी, वो जूली थी। इस पे ब्रायन कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो, जूली की मौत तो कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी। इस बात पे डेविड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तू भी मेरे बोर्ड मेंबर्स के साथ जुड़ा हुआ है और उनके साथ मिलके मेरी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है। ये सब सुनने के बाद ब्रायन डेविड से कहता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो या बोल भी सकते हो। वो उससे कहता है तुम भाड़ में जाओ और वो वहाँ से अपनी दोस्ती खत्म करके चला जाता है। ये सब होने के बाद डेविड खुद को शांत करने के लिए वहीं के किसी लोकल बार में जाता है। वहाँ पे उसे वही आदमी मिलता है जो उसके ऑपरेशन रूम में था। वो डेविड से कहता है तुम इन सभी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। डेविड उसको जवाब देते हुए कहता है कि भाई साहब आप यहाँ से कहीं और चले जाइए, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद जो वो आदमी डेविड से कहता है ये सारी बातें सुन के डेविड का दिमाग एकदम सुन पड़ जाता है। वो डेविड से कहता है कि तुम इन सभी चीजों को रोक सकते हो, ये पूरी दुनिया तुम्हारे अंडर में है, ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग की उपज है। इस बात पे डेविड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बार में मौजूद बाकी लोगों को भी ऊंची आवाज में चुप होने के लिए कहता है। फिर वो पाता है कि बार में मौजूद सारे लोग उसका ऑर्डर मानते हुए चुप हो गए और उसकी तरफ ध्यान से देखने लगे। डेविड का दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। इस बात पे डॉक्टर मैकेब डेविड को रोकता है और कहता है कि मुझे कहानियां सुनाना बंद करो। वो डॉक्टर मैकेब से कहता है कि इसके बाद मैं अगले दिन सोफिया के घर गया था और मैंने वहाँ पे जाके पाया कि सोफिया की सारी पिक्चर्स में वहाँ पे जूली थी। इतने में ही जूली वहाँ पे आ जाती है और डेविड को चोर समझ के मारने लगती है, लेकिन जब वो देखती है कि ये डेविड है तो उससे अपने किए के लिए माफी मांगती है और वो उसके लिए किचन में कॉफी बनाने चली जाती है। लेकिन जब वो किचन से बाहर आती है तो वो सोफिया थी। डेविड सोफिया को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही सोफिया वापस से जूली में बदल जाती है। ये देख के डेविड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पिलो उठा के उसकी जान ले लेता है। लेकिन जब वो पिलो उठा के देखता है तो वो वापस से सोफिया ही नजर आती है। यही सवाल डेविड डॉक्टर मैकेब से पूछता है तो डॉक्टर मैकेब जवाब देते हुए कहते हैं कि हो सकता है तुम्हारे दिमाग ने जूली और सोफिया में फर्क करना ही बंद कर दिया हो। डॉक्टर मैकेब डेविड से कहता है कि मैं अपनी रिपोर्ट में ऐसा लिख दूंगा कि तुम्हारा दिमाग बीमारी की तरफ बढ़ रहा था, जिससे तुम्हें जेल तो नहीं होगी लेकिन तुम्हें मेंटली असाइलम जरूर मिल जाएगा। और वो इतना कह के वहाँ से चला जाता है। डेविड ध्यान से वहाँ के गार्ड के टीवी को देखने लगता है और उस टीवी में चल रहे प्रोग्राम को देख के जोर जोर से अपना हाथ कांच पे मारने लगता है और डॉक्टर को वापस बुलाता है और उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पे ले चलो। डेविड डॉक्टर के साथ जिस जगह पे जाता है उस जगह का नाम एली होता है और उस एली के रिसेप्शनिस्ट का नाम लिबी होता है। डेविड वहाँ पे जाने के बाद कहता है कि मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ। यहाँ पे आने के बाद ये बात स्पष्ट होती है कि एली किसी लड़की का नाम नहीं बल्कि एली का मतलब होता है लाइफ एक्सटेंशन। लेबी अपने बॉस को बुलाती है जिसका नाम होता है रेबेका। रेबेका से डॉक्टर पूछते हैं कि ये लाइफ एक्सटेंशन है क्या, तो रेबेका बताती है कि लाइफ एक्सटेंशन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम इंसानी शरीर को एक कंटेनर में डाल के फ्रीज कर देते हैं, जिससे इंसानी शरीर तो अचेत अवस्था में चला जाता है और कई सालों तक जवान रहता है, पर दिमाग अंदर ही अंदर बहुत सारे सपने बुनता रहता है। डेविड को अब सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगती है कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है। वो शोर मचाते हुए वहाँ से भाग निकलता है और वो कहता है कि मैं बस अब अपनी असली दुनिया में जाना चाहता हूँ। डेविड भागते हुए लिफ्ट के अंदर एंटर करता है और वो टेक्निकल सपोर्ट को बुलाता है। टेक्निकल सपोर्ट उसके सामने हाजिर होता है। टेक्निकल सपोर्ट वही आदमी था। टेक सपोर्ट उससे कहता है कि मैं उस रात तुम्हें सारी सच्चाई ही बताने आया था, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी थी। टेक सपोर्ट उससे बताता है ये सब आज से 150 साल पहले ही चालू हो गया था, जब उस रात तुम ड्रिंक करने के बाद बाहर फुटपाथ पे गिरे थे। उसके बाद से सोफिया तुमसे आज तक नहीं मिली। तुमने जब से लेके अब तक जो भी देखा है वो सब कुछ तुम्हारा मानसिक
मानसिक भ्रम है। तो फिर डेविड टेक्निकल सपोर्ट से पूछता है कि अगर ये सब भ्रम और सपना है तो आखिरकार मेरी रियल लाइफ में हुआ क्या था। तो वो उससे बताता है तुम उस पूरी रात सड़क पे पड़े रहने के बाद सुबह उठते हो और अपने घर जाते हो, सोफिया की मास्क उतारने की कही हुई बात को याद करते हो और ये ठान लेते हो कि तुम्हारी शक्ल जैसी भी है तुम खुद को वैसे ही अपनाओगे और अपने ऑफिस आना जाना चालू कर देते हो। और साथ ही तुम इतनी मेहनत और लगन के साथ काम करते हो कि अपनी पिता की कंपनी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाते हो। लेकिन कुछ समय बाद तुम्हारा मन इन सब चीजों से भी भर जाता है। फिर तुम हमारी फैसिलिटीज लेने के लिए हमारे पास आते हो और हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके हमारी फैसिलिटीज से जुड़ जाते हो। अब डेविड इन सभी बातों को सुनने के बाद टेक सपोर्ट से कहता है कि मुझे अपनी असल दुनिया में वापस जाना है। इतने में लिफ्ट का दरवाजा छत पे खुलता है। टेक सपोर्ट उससे कहता है अगर तुम्हें अपनी असल दुनिया में वापस जाना है तो तुम्हें इस दुनिया में अपनी जान लेनी पड़ेगी, तुम्हें स्टेयर्स से नीचे छलांग लगानी पड़ेगी, तभी जाके तुम अपनी असल दुनिया में जा सकते हो। इतने में ही डॉक्टर भी वहाँ पे भागता हुआ आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। दरअसल बात ऐसी थी कि वो डॉक्टर भी डेविड के दिमाग की ही उपज थी जो डेविड ने अपने डैड के आधार पे बनाया था। डेविड अब इस बात को डिसाइड कर लेता है कि वो अब असल जिंदगी में जाएगा, बावजूद इसके कि उस असल जिंदगी में सोफिया अब जिंदा नहीं होगी। ये सब सोचते ही सोफिया उसे वापस उस टेरिस पे दिखाई देती है। वो आखिरी बार सोफिया को किस करता है और उस टेरिस से छलांग लगा देता है। उस टेरिस से छलांग लगाते टाइम उसकी सारी जिंदगी उसके आंखों के सामने आ जाती है और डेविड के नीचे गिरते ही उसकी आंखें वापस से असल जिंदगी में खुल जाती है। ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है और सपनों का मायाजाल सुलझ जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी।